प्रियंवद जी, रचना त्यागी जी जो दिल्ली में रहती हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं। उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं, उन्हीं सवालों को मैं आपसे पूछ रहा हूं और उसका जवाब आप किस तरह देते हैं या आप किस तरह सोचते हैं अपनी कहानियों के बारे में। उनका पहला सवाल है कि आपकी लगभग सभी कहानियों के चरित्र बेहद अस्वाभाविक परिस्थितियों के असामान्य चरित्र हैं। बहुत अकेलापन, उनके अंदर जो खूबियां हैं वो कहीं और नहीं मिलती हैं, जैसे सन की छिपकली खाने वाले, भालू नचाने वाले, मुर्दे की हड्डियां निकालने वाले, मुर्दा घर के पहरेदार, कचरा बीनने वाले। अधिकतर चरित्रों को कोई परिवार नहीं है, वे समाज से कटे हुए हैं। आपकी कहानी इस तरह के चरित्रों को लेकर के लोगों को लगता है कि ये आम किरदार नहीं है। नहीं, आम किरदार नहीं है, बात ठीक है, और समाज में ऐसे नहीं दिखते, ये भी बात ठीक है। लेकिन आम किरदार पर क्या कहानी लिखना, आम किरदार पर क्या कहानी बनेगी? जैसे आमतौर से लगता हो सकता है, लोगों को लगता हो मजदूर, किसान। नहीं, देखिए वो सबका अपना तरीका होता है। हाँ, मजदूर किसान भी लिखे जा सकते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन मेरी कहानियों में मैं इस तरह के चरित्र अगर चुनता हूं, ऐसा नहीं है कि हर कहानी है मेरी ऐसी, लेकिन कुछ कहानी में जो मुझे आकर्षित करते हैं, ऐसे चरित्र, असामान्य चरित्र, असामान्य प्रवृत्तियां, असामान्य सोच, ये मुझे हमेशा आकर्षित करते हैं और मैं इनको लिखता हूं। तो ये एक मेरा व्यक्तिगत आकर्षण है ऐसी चीजों के लिए। ये संबंधों में भी है, ये बहुत सी स्थितियों में है। तो इसका एक मुख्य कारण यही है कि मुझे चरित्र आकर्षित करते हैं और ये विशिष्ट होते हैं। इनका अध्ययन अगर किया जाए, इनके पीछे देखा जाए, तो बहुत सी चीजें निकलती हैं और दुनिया के बहुत से बड़ी बड़ी किताबों में आपको ऐसे ही चरित्र अक्सर मिलेंगे। सामान्य चरित्र पर कोई बड़ी चीज आप नहीं लिख पाएंगे। मजदूर किसान तो एक दूसरी चीज होगी, वो तो एक वर्ग की चीज हो गई, वो चरित्र की बात नहीं है। एक मजदूर भी अपने उस पर हो सकता है, माँ इतना बड़ा उपन्यास है तो उसके एक दूसरे अर्थ से आप लिख सकते हैं। लेकिन असामान्य जब कुछ होता है तभी उससे कुछ विशिष्ट निकलता है और खास निकलता है। तो ये मैं करता हूं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, उनका कहना है कि रचना त्यागी या उनके हवाले से जो पाठकों ने सवाल किया है कि ये लगभग सबकी सभी कहानियों में लगता है। सारी कहानियां एक ही शहर में घट रही हैं, यहाँ साधारण लोग नहीं हैं जिनके शनाख्त आपस में जो है कोई स्थापित की जा सके। केवल कुछ खास स्थिति ही कभी कभार मानसिक स्तर पर उनके करीब ले जाती है। फागुन की उपकथा जैसी कहानियां बहुत कम संख्या में है जो जमीनी यथार्थ पर टिकी हैं। आपकी कहानियों में साधारण आदमी, उसका रोजमर्रा का संघर्ष एकदम से गायब है, ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो चरित्र हैं, क्या ये संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्या? जो छिपकली खा रहा है, जो मुर्दा घर में हड्डियां बीन रहा है, जो लाश जला रहा है, तो वो भी संघर्ष तो है ना। वो संघर्ष क्या है? पसंद है समस्या इस सवाल में क्या है कि जो पाठक है, जिसने भी ये सवाल किया है या जो भी इस तरह के सवाल कर रहे हैं, वो रोजमर्रा अपनी पूरी एक सीमित जिंदगी में एक सीमित समाज का हिस्सा देखते हैं, एक जिंदगी देखते हैं। उसके बाहर कुछ भी होता है, उनको लगता है ये कैसा है, तो बड़ा अजीब है। ऐसा है कुछ नहीं है, तो ये भी हमारे समाज का हिस्सा ना। दिखते तो है ना। अगर मुझे दिखे ना होता तो मैं क्यों लिखता? आपने नहीं देखा, आपको लग रहा अरे, जैसे गौतम बुद्ध ने पहली बार बीमार देख लिया, अरे क्या दुनिया में बीमार भी होता है? एक बूढ़ा देख लिया, अरे क्या दुनिया में बूढ़ा भी होता है? ये कुछ उसी तरह का प्रश्न है कि अरे क्या ऐसे लोग भी होते हैं? हाँ, होते। तो बहुत बड़ी आबादी इनकी है, बहुत बड़ी आबादी है। और जैसे रचना त्यागी ने एक सवाल किया कि सारी कहानियां एक ही शहर में घट रही हैं, उनको लग रहा है कि कोई खास शहर है ये। देखिए, शहर, वो मुझे लगता है कि मार्केट ने जैसे अपना एक शहर डेवलप किया था एक ख्यालों में, माकोंदू, और उसने जो है उसमें उसको पूरा डेवलप किया, उसको बनाया। तो राइटर को इख्तियार है कि लिखने का और कुछ डेवलप करने का। ऐसा नहीं है। देखिए, मार्केस कहता है कि मैंने सारे जीवन एक ही घर को लिखा, अपनी नानी का घर। हाँ, नानी, बिल्कुल बिल्कुल। निर्मल वर्मा सारी जिंदगी शिमला और पहाड़ और रूसी लेखक मॉस्को, कामू अल्जीरिया, अमृतलाल नागर लखनऊ, श्री प्रसाद सिंह बनारस। तो शहर तो होता ही है रचा बसा।
ये तो आज के लेखक की बहुत बड़ी समस्या है, हमारी युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी समस्या है कि उसके पास कोई शहर नहीं है, वो जड़ों से उखड़े हुए लोग हैं और उनकी कहानी में कोई पहचान नहीं बनती, वो अनुभव नहीं अगर आते और वो समाज के उतनी गहरी पकड़ नहीं होती या ऐसे चरित्र उनको नहीं मिलते, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि वो बेशहर के लोग हैं। शहर अगर आपके पास कोई है जिसमें आप उठे बैठे बड़े हुए हैं तो आपके रचना में अतिरिक्त ताकत आती है। हर बड़े लेखक के पास शहर है, किस बंगाली लेखक के पास कलकत्ता नहीं है? क्या कलकत्ता के बाहर जाकर पटना पर लिख देगा? मैंने जो शहर नहीं देखा मैं कैसे लिख दूंगा? ये बात दूसरी है कि आजकल बहुत से लोग ऐसा लिख लेते हैं, स्पेन नहीं गए कभी स्पेन पर उपन्यास लिख देते हैं, बांग्लादेश नहीं गई हमारी एक मित्र लेखिका कभी उनका बांग्लादेश पर उपन्यास है, तो ये भी लोग कमाल हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब है जैसे शेक्सपियर ने कभी इटली नहीं गए, तो वो कोई खाती नहीं है। हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल है इनका कि यही जिज्ञासा आपकी प्रेम कहानियों को लेकर भी है, वे भी एक अलग जमीन की लगती हैं। इसके अलावा वे आवेग और भावुकता के साथ शुरू तो होती हैं किंतु अंत में बेरौनक हो जाती हैं। जैसे निराशा यहाँ मूल दृष्टिकोण हो, हर जगह धूसर और बदरंग पृष्ठभूमि हावी है। प्रेम जैसे ऊर्जावान विषय में भी निराशा का रंग इतना गहरा क्यों है आपके यहाँ? अब देखिए, प्रेम अलग जमीन पर अलग जमीन की दिखती है, तो प्रेम की जमीन तो भाई अलग क्यों नहीं होगी? 100 लोग 100 तरह से प्रेम करते हैं, 100 तरह की जमीन होती है, सब एक ही तरह से तो प्रेम नहीं करते। और फिर वही बात इसमें भी आएगी कि आपका प्रेम का अनुभव ऐसा नहीं है तो किसी दूसरे का वैसा अनुभव है, तो आपको लगता है अरे ये किस जमीन के प्रेम की बात है। आपका पाठक का जो अनुभव है उसके ही अनुरूप कहानी हो, उसके ही अनुरूप चरित्र हो, उसके ही अनुरूप परिवेश हो, तब तो सब ठीक है। और अगर जो उसकी अनुभव के बाहर है, अनुभव जगत के बाहर है, उसने कभी नहीं देखा तो उसको लगता है ये कैसे होता है, तो वो भी होता है। बल्कि इसीलिए साहित्य लिखा जाता है, रचना लिखी जाती है कि जो आपने नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, वो आप हमारी रचना से कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं जो कभी आपने देखी नहीं, आपको पता नहीं, रचना से आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ दुनिया के पहले कवि से लेकर आखिरी कवि तक प्रेम भाव तो सभी के यहाँ है और सबके अलग अलग है। अब प्रेम बेरौनक है, प्रेम धूसर है, प्रेम बेरौनक भी होता है, प्रेम धूसर भी होता है। देवदास क्या है? या औरतों को लेकर आपके यहाँ जो बोल्डनेस है, मेरा लगता है उसको लेकर थोड़ा सा लोग असहज हो जाते हैं। इसमें देखिए सवाल में वो बात तो गायब है कि औरतों की बोल्डनेस की, इसमें तो बल्कि उल्टा लिखा हुआ है। सवाल की प्रति है मेरे पास, इसमें लिखा है कि प्रेम जैसे ऊर्जावान विषय में निराशा का रंग इतना गहरा क्यों है। ऐसा है नहीं, मेरे सारे स्त्री चरित्र बहुत बहादुर हैं, बहुत बोल्ड है, सब तोड़ते ही हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि धूसर बेरौनक निराशा में देवदास क्या है, अन्ना कैरना क्या है, मादम बावेरी क्या है? सब आत्महत्या करते हैं, निराशा ही तो है, सब है, तो उससे भी क्यों दिक्कत है किसी को? प्रेम को लेकर देखिए मेरे पास 2-3 और भी सवाल आए हैं और ये एक समस्या बड़ी जो मुझे समझ में आती है वो पीढ़ी की है। हमने जिस समय का प्रेम लिखा आज से 40 साल पहले, वो प्रेम अब लुप्त हो गया है, वो भावनाएं लुप्त हो गई। हम तो चिट्ठी भी अगर डालने जाते थे तो रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन में उस जहां पर डाक का डिब्बा लगता है वहां देते थे कि शाम को 8 बजे पहुंच जाए स्टेशन पर। यहां डालेंगे डिब्बे में तो 3 दिन शहर में घूमेगी, तो वो भी था कि जाकर वहां पर ट्रेन में जाकर डालेंगे। और उसके बाद जो प्रेम की बहुत सी चीजें थी, हम जब जवान थे तो हमको देवदास का प्रेम अजीब लगता था कि ये कैसा प्रेम है। और देवदास के जो समय के लोग थे उनको इसी में फक्र था कि हम उसकी खिड़की के नीचे 30 साल खड़े रहे, उसे पता ही नहीं चला कि हम उसके आशिक हैं। वो उसी में शान समझते थे कि उसे पता नहीं लगा। वो गुब्बारे बैठा, हाँ, दूर बैठा गुब्बारे मील उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। तो इश्क तो ये तक अदब दिखाता है, यही प्रेम है। तो वो तो प्रेम के शेर से तो इसमें भी खुश होना चाहिए पाठक को कि ऐसा प्रेम जो उसने कभी किया नहीं, कभी देखा नहीं, वो उसको अगर रचनाओं में दिख रहा है। उदास बेरौनक तो जिंदगी में सब चीजें होती हैं, उससे क्या घबराना है। तो ऐसा भी कोई सवाल नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब खास तौर से आपकी कहानी बूढ़े का उत्सव के लिए कुछ लोग बहुत जिज्ञासु हैं कि आपकी ये कहानी जाहिर सी बात है कुछ बहुत अलग तरह की है और कुछ लोगों को लगता है कि औरत को लेकर के खास तौर से कुछ बोल्ड है या
समझने का मुझे लगता है कुछ फेर है। जाहिर सी बात है, हर पाठक अपने तौर से हर कहानी को पढ़ता है और समझता है। एक सवाल है कि बूढ़े का उत्सव किस समय लिखी गई, इसके बनने के पीछे क्या स्थितियां रही? ये देखिए 1997 में छपी है कथादेश में, और इसका बनने का देखिए कुछ ऐसा था कि मैं एक बार यहाँ पर जेके टेम्पल के पास एक वो चेशायर होम है जहाँ कुछ ऐसे बच्चे थे, कांता भाई थे हमारे जो पेंटर थे, बहुत बड़े मूर्तिकार कानपुर में, तो वो कुछ दिन वहां रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा था आप आइए एक दिन देखिए, तो मैं गया था। तो वहां मैंने लड़का देखा था, लड़कियां भी देखी थी इसी उम्र की 15-17 साल की। उनका बस मानसिक रूप से गड़बड़ था, बस कि शारीरिक रूप से विकास था, सब कुछ था भावना। तो मुझे तब पहली बार ये सवाल मेरे मन में उठा था कि इनके अंदर भी तो ऐसी भावनाएं होती होंगी, उसका क्या होता है? प्रेम की भावना होगी, सेक्स की भावना होगी, प्रकट कर नहीं सकते, क्या होता है उसका? दमन भी नहीं कर पाते होंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये मुझे उस वक्त लगा था। तो फिर मैंने इस कहानी को बुना। विषय बहुत जटिल था, खतरे का भी था, तो बुनावट थोड़ी सी इसकी ऐसी की कि इसमें और चीजों को मिलाकर, और मुझे फिर लगा कि नहीं, अगर इनके अंदर ऐसा कुछ है, इनकी इस भावना को समाज द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए और उसको रास्ता देना चाहिए कि ये अगर मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, और इस तरह से उनको कोई सुख, कोई राहत मिलती है, तो उस पर भी क्यों अस्वस्थ रहे, क्यों उससे छूटे रहे, क्यों वंचित रहे? तो उसके सोच में मैंने ये कहानी लिखी, और इस सवाल को ही लेकर ये कहानी लिखी। तो ये उसके पीछे बैकग्राउंड रहा। तो एक सवाल है इनका, क्या इसे लिखते समय आपको इस खतरे का आभास था कि भारतीय बल्कि हिंदी भाषी समाज में ये कहानी स्वीकार नहीं की जाएगी? देखिए, कहानी स्वीकार नहीं की गई तो हम लोग बात ही क्यों कर रहे हैं? बेशक हो सकता है, मतलब ये कोई कैसे कह सकता है कि स्वीकार नहीं की गई, तो हम लोग क्यों आज बात कर रहे हैं इस कहानी पर? ये कहानी परेशान करती है, और भी कई जगह लोग इसको कहते हैं, बात करते हैं, सबको करते हैं। देखिए, हिंदी में ये विषय बहुत अजीब लगता है, परेशान करता है, लेकिन बाहर कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। एडिपस का हम सब जानते हैं, एडिपस की ग्रंथि जानते हैं, और भी जानते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से चरित्र है, नीरो हुआ है तो ये ऐतिहासिक चरित्र है। उसकी मां की जब लाश लाई गई, उसी ने कत्ल करवाया था, तो उसकी मां की जब पिंडक में लाश उसके सामने आई तो उसने कहा, मुझे तो मालूम नहीं था मेरी मां इतनी खूबसूरत है। हालांकि शब्द इस वाक्य को लेकर ही बहस है कि उसे कैसे नहीं मालूम था, लेकिन खैर, तो वो सब अलग चीजें हैं। ये पूरा प्रसंग दूसरा है, ये पूरा मुद्दा दूसरा है। तो स्वीकार नहीं, कोई कहानी इसलिए लिखते समय नहीं होता कि स्वीकार की जाएगी कि नहीं की जाएगी, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो बहुत सी कहानियां मेरी हैं जो कभी जो उस समय नहीं स्वीकार की गई। भेड़ औरत का प्रेम है, नदी होती लड़की है, सबको अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन तो स्वीकार करना भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। और ये हिंदी भाषी समाज में स्वीकार नहीं की गई, ये बात मैं तो भाई नहीं कह सकता। मतलब कहने का मतलब है कि स्वीकार की गई, अब वही साहित्य की बात है, कहानी का स्वीकार किया जाना या किसी रचना का स्वीकार किया जाने का मतलब होता है मतलब बात होना। इनको ये लग रहा होगा कि नहीं, बात तो देखिए, बात तो ये है कि मेरी बहुत सी कहानियों पर या कभी भी बात नहीं होती। मैं तो उन लोगों में हूं जिनकी कहानियों पर कोई आलोचना वगैरह आपको नहीं मिलती है, कोई लेख नहीं मिलता, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, वो तो मैं। लेकिन पाठक तो आपकी कहानी, वो पाठक एक अलग बात है, पाठक की बात दूसरी है, लेकिन वैसे उसकी कोई महत्व नहीं है। असल में जो सवाल है इसका मतलब ये है कि उनको लग रहा था कि ये जो विषय है, ये जो संबंध है, इसको जिस तरह इसका ट्रीटमेंट है, वो पाठक समझेगा, स्वीकार कर पाएगा कि नहीं। इसी में आखिरी में एक सवाल है कि इस कहानी पर विशेष प्रतिक्रियाएं साझा करना चाहेंगे। तो इसमें यह जरूर हुआ कि मुझे लगता था ये मेरी कहानी स्त्रियां पसंद करेंगी, जो माँ है वो मेरे समर्थन में कहेंगी हाँ, क्योंकि ये मूलतः तो ममता की कहानी है, ममत्व की कहानी है कि एक माँ किस हद तक जा सकती है अपने बेटे के प्रेम में और उसको सुख देने के लिए, है वही कहानी। लेकिन उसके बाद फिर एक पेज फंसता है तो वो कहानी आगे, तब वो कहानी बन जाती है। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। स्त्रियों में किसी ने, मेरी बहुत सी लेखिका मित्रों ने पूरी असहमति जताई। कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता।
तो मुझे हैरानी हुई थोड़ा सा। लेकिन इसमें एक सवाल है वो कि पुरुष वाला, तो वो उसने पाठक ने पूछा था कि अगर उस माँ की जगह पुरुष होता और बेटे की जगह बेटी होती तो आप क्या करते? तब पुरुष क्या करता? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं फंसा हुआ था। मैं तो जब उससे राजेंद्र यादव ने पूछा तो मैंने अंत में आत्महत्या क्यों करा दी, उसकी माँ ने क्यों आत्महत्या की? मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं फंस गया था कि वो जीवित रहेगी तो फिर किस तरह जीवित रहेगी, तो कहानी फिर आगे चलती जाएगी, क्योंकि उसके जीवित रहने पर तो और बहुत से पड़ाव आएंगे। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने उसमें उसको आत्महत्या करा दी। नहीं, जाहिर सी बात है, मुझे जो लगता है कि जाहिर सी बात है, अगर वो अपने बेटे के साथ उसने जो उसका ममता उसके अंदर थी, वो उसका एक रूज था उसकी ममता का, जहां वो अपने बेटे को हर तरह सुख देना चाहती थी, उसने दिया। और जब उसके बाद जब वो निकली और उसके बाद उसने सोचा और तमाम सब चीजें हैं, जाहिर है उतना डिस्क्रिप्शन कहानी में नहीं है, लेकिन कारी को, पढ़ने वाले को तो सोचने का मौका मिलता है ना, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। जाहिर सी बात है कि समाज में जो हमारी मॉरलिटी है या अखलाकियात है, जिस तरह से हम समाज में रहते बसते जीते हैं, तो वो सोचने कोई भी सोच सकता है। अब आपने लिखा, उसको आत्महत्या करवा दी, या राइटर की मेरे ख्याल से बस में तो होता नहीं है कि कहानी का एंड क्या हो। लेखक बहुत जगह फंसता है। बहुत, मैंने कई लेखकों से सवाल किया कि आपने ये कहानी में इस तरह से क्यों एंड किया, तो कहते भाई मैं नहीं, उस टाइम कहानी का एंड लेकर कोई नहीं चलता, और चलना भी नहीं चाहिए। वो कहानी ही आपका हाथ पकड़ कर चलाती है, धीरे चलते चलते आप बहुत जगह फंसते हैं तो हो जाता है। अच्छा, एक सवाल इसमें है, इस कहानी में बूढ़ा जब डॉक्टर को उस महिला की मृत्यु का शिलालेख लिखवाने ले जाना चाहता है, तो क्या वस्तुतः वो स्वयं उस विकलांग और विक्षिप्त युवा को अपने हाथों से यौन तृप्ति देकर दिखाना चाहता है? अगर हाँ, तो मुक्ति के उस चरम से समाज और उसकी बनावट को क्या लाभ है? नहीं, हाँ, उसका उत्तर हाँ में है कि ये है, उस मुक्ति, मतलब उसको सुख देना चाहता है, तृप्ति देना चाहता है। देखिए, हर बात समाज में क्यों बार बार बीच में आ रहा है मुझे नहीं पता। क्या समाज, मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी पाठक बहुत लापरवाही से इस्तेमाल करता है, बहुत गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता है। समाज, मैं हिंदी पाठक के मतलब पाठक ही हो सकता है, मैं हिंदी कह सकता हूँ, और लेकिन हिंदी में बहुत सामान्य है। मैं उर्दू के बहस भी कह रहा हूँ, और भगवानों के हवाले से, और बहस के केंद्र में विषय रहते हैं। समाज बहुत रहेगा, पाठक, पठनीता, कौन सा समाज भाई? क्या कोई गहरा समाज है क्या? ऐसा कौन सा समाज जब आपको, तो समाज की बनावट, किस समाज की बनावट? समाज तो पता नहीं कितनी सतहों में बटा है, कितनी परतों में बटा है। जितनी बार आप समाज शब्द बोलते हो, आप किस समाज की बात कर रहे हो? ये तो वहां हो सकता है जहां पूरी दुनिया में एक ही तरह के लोग सोचते हो। जानवरों के समाज में तो होता है कि जी बिल्कुल। मैं एक बार बैठा था घर में, तो मैंने देखा कि एक रोटी पड़ी थी, बंदर जैसे निकलते हैं, छोटी सी मुर्गियां थी, तो एक के पीछे एक निकलते चले आ रहे थे। तो पहला बंदर आया, उसने रोटी उठाई, सूंघी, छोड़ दी। दूसरा आया, उसने उठाई, सूंघी, छोड़ दी। तो मुझे बड़ा उत्सुकता हुई कि देखें क्या कोई बंदर खाता है। जितने बंदर आए थे, एक आदमी उसको देखकर छोड़ने, जिसने देखा उसने सूंघी और छोड़ दी। वो बंदर का समाज में 500 बंदर होते तो यही करते। वो समाज तो एक तरह का सोचता है, एक ही तरह से रिएक्ट करता है। या तो आप समाज का सारा मनुष्य मशीनी मनुष्य बना दो, या जैसे स्पार्टा में होता था, या जैसे तानाशाहियों में होता है, आप उस तरह का समाज बना लो। लेकिन अगर आप एक मुक्त, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक समाज हो, जिसमें हम पले बढ़े, आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसमें हम पले बढ़े, तो उसमें तो समाज, पहले जब आप कहते हैं समाज की बनावट, किस समाज की कौन सी बनावट? ऐसे पाठक, कौन सा पाठक? आप जानते हैं अपने पाठक को? कोई जानता है अपने पाठक को? जब आप जानते नहीं कि आपका पाठक कौन हो, तो आप जब पाठक शब्द बोलते हो तो आप किससे संबोधित हो? पठनीता, क्या चीज होती है पठनीता? 5 लाख कॉपी छपी थी झील के उस पार गुलशन नंदा की। धर्मवीर भारती का पत्र पढ़ लीजिए धर्मयुग में, उस समय 500 कॉपी हमारी छपती है, 5 लाख इनकी छपती है। पूरा साहित्य हिल गया था। पठनीता गुलशन नंदा की थी। आप कभी ना अपनी बातचीत में कोई कहेगा कि हाँ गुलशन नंदा हमको प्रिय है। चेतन भगत से बहुत दिक्कत है हिंदी के पाठक को, पठनीता उसकी है, उससे पठनीता है तो दिक्कत है। तब आप मुक्तिबोध का नाम लेंगे, जो सबसे जटिल है उनका नाम लेंगे, जो नहीं समझ में आते उनका नाम लेंगे, चाहते हैं कि आपको पढ़ा जाए।
तो ये समाज, पाठक, बुनावट, ये सब चिंताएं जो हैं, ये मूलतः सवाल जो है जिनके दायरे बहुत रुक गए हैं, उसके बाहर नहीं सोचा है। तो ये कहानियां तोड़ती हैं ना आपका दायरा। आप ऐसी माँ, ऐसे चरित्र, ऐसे आपको जो गैर सामाजिक चरित्र लगते हैं, पढ़िए उनके बारे में, निकलिए बाहर, उससे मिलिए, उनके पास जाइए, एक रात मरघट पर बिताइए, देखिए उस अघोरी से बात करिए, उस डोम से बात करिए जो चिता जलाता है, देखिए क्या आपको पता लगता है। कितनी समस्याएं होंगी। तो आप तो इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया से आप साहित्य रचेंगे, वहां से दुनिया को जानना चाहेंगे, तो ये सब आपको अजीब लगेगा। नहीं, सही बात है। और जिस चीज मैं लगता हूँ कि जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज हमारे साथ हमेशा नहीं होता है। हम इस कमरे में बैठे कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जब हम बहुत सी बातों का समाज कमरे में बैठ के हम समाज की परवाह नहीं करते हैं। नहीं, हम समाज की परवाह फारूक साहब करते हैं, हम समाज की परवाह करते हैं। तो समाज की परवाह करते हैं तो जब लिखते हैं समाज के किसी एक लिखते समय तो हम बहुत परवाह करेंगे ना। और जब हम बोलते हैं कि समाज को ही चाहिए, साहित्य समाज का दर्पण है, हम बचपन से चले आ रहे हैं, साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है। अरे किस समाज के आगे चलने वाली मशाल है? पता नहीं किस समाज की बात होती है, मुझको तो आज तक ये समझ में नहीं आया। किसान का समाज, मजदूर का समाज, स्त्रियों का समाज, दलित का समाज, आदिवासी का समाज, पिछड़ों का समाज, पूंजीपति का समाज, किस समाज की क्या सब एक से हैं क्या? मुझे तो लगता है कि जिस समाज के बारे में आप लिखा है वो समाज तो आपकी कहानी कभी पढ़ेगा ही नहीं। वो भाई देखिए, समाज भी कहानी पढ़ता भी नहीं है। आप आज भी देखिए, अगर आपकी 500 उपन्यास छप रहे हैं और आप समाज का रोना रो रहे हैं, 500 कॉपी आपकी पढ़ी नहीं जा रही हैं और आप समाज की तारीफ की, समाज क्या कहेगा, समाज क्या सुनेगा, समाज को हम क्या देंगे। घर के लोग आपको पढ़ते नहीं, समाज के लिए आप बहुत परेशान हैं। एक बहुत दिलचस्प सवाल इसमें एक और है कि कहानी में जिस तरह से, यानी कहानी बूढ़े कौशल, कहानी में जिस तरह से स्थिति का चित्रण किया गया है, वो स्त्री और उसके मां रूप की गरिमा पर आघात करती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस स्थिति में कोई पुरुष होता तो आप उसका चरित्र किस तरह करते? नहीं देखिए, पुरुष की बात तो मैंने अभी की एक सवाल आया तो वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर पाता, मैं बिल्कुल सरेंडर करता हूँ इस सवाल के आगे। मैं बिल्कुल हथियार डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करता। गरिमा तो देखिए मैंने बढ़ाई है। वो जब मैंने कहा ना, मेरी बहुत सी लेखिका मित्रों ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, मैंने पूछा क्या इसमें क्या मतलब, अगर बेटे के सुख के लिए तो मां कुछ भी कर सकती है। नहीं तो ठीक है, जल्दी कोई नहीं कहेगा कि हाँ हम, क्योंकि उसको खुद अनुभव नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है जब वो स्थिति बिल्कुल सामने आए तो कोई जो जैसा निर्णय ले सकता है। गरिमा बिल्कुल कम नहीं होती है। ये तो मतलब गरिमा मुझे नहीं लगता कम होती है, गरिमा पूरी तरह उसकी बल्कि बढ़ती है कि वो यहां तक जाती है। हाँ, जब उसको ये लगा कि ये बात अब एक दूसरी शक्ल ले रही है, जिस क्षण उसको पहली बार लगा कि नहीं ये तो एक मेरे भी सुख और आनंद की बात है, तो उसका मानसिक द्वंद्व और तनाव शुरू हुआ। एक पुरुष होने के नाते मैं उसके आगे डील नहीं कर सकता था, उससे मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था। आप देखिए, महाभारत में व्यास ने सब पर लिखा है। ये कहा जाता है जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और महाभारत में पता नहीं क्या बहुत सारी तकरीबन सभी सिचुएशन पर। एक चीज जिस पर व्यास नहीं लिख पाए, वो द्रौपदी के 5 पतियों से जो संबंध थे, उसकी द्रौपदी की भावनाएं अलग अलग, या प्रेम की स्थितियां की कैसे क्या था, वो बिल्कुल सिरे से गायब है। वो व्यास की सामर्थ्य नहीं थी कि एक स्त्री किस तरह डील करती या सोचती है। तो ये एक पुरुष की सीमा है। तो हो सकता है ये एक पुरुष की सीमा हो, मुझे नहीं पता ये क्या है। क्योंकि मेरा पूरा लिखने का जो विजन था और जो सरोकार था, वो उस बच्चे की समस्या पर था। उस समस्या का एक पक्ष जो है, उसके जीवन में बहुत सी पक्ष होंगे। उसका एक पक्ष उसका एक सेक्सुअल लाइफ जो है, जो एक काम जीवन है, उसकी समस्या पर था। तो उसके इर्द गिर्द, उसके घर वालों के इर्द गिर्द जुड़े, उस पर मैंने केंद्रित किया था। तो वो उसका मुख्य था। और जो बूढ़े का चरित्र है, वो तो कहानी को बिल्कुल
उस कहानी में कोई सामान्य चरित्र ऐसी बातचीत कर नहीं सकता था, काम नहीं कर सकता था। तो एक विशिष्ट अनुभव की कहानी है और होती है इस तरह की। और विशिष्ट अनुभव की कहानी हमारे लेखकों को भी लिखनी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए पाठकों को। ऐसा नहीं है सामान्य बहुत मत ढूंढिए, सामान्य जीवन में तो होता ही है सब कुछ। विशिष्ट के लिए साहित्य होता है, उस विशिष्ट को ढूंढिए, पढ़िए और देखिए। ऐसा एक बार उर्दू में भी एक राइटर है शौकत हयात, उन्होंने भी माँ बेटे के संबंध में कहानी 3-4 साल पहले लिखी थी। तो हमारे यहाँ भी बहुत तीव्र प्रकृति प्रतिक्रिया हुई। तो मैंने नेट पे तलाश किया तो देखा साउथ में इस तरह के माँ बेटों में कई शादियां हुई। तो बाकायदा कोर्ट से लोगों ने परमिशन लेनी चाहिए, हालांकि समाज उसको नकार दिया। तो मतलब समाज में, इतने बड़े समाज में, इतनी बड़ी दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए ये बात ऐसी है ना कि ये तो नहीं, लेकिन ये जाहिर सी बात, ये कहानी उससे अलग है, ये कहानी बिल्कुल अलग है। नहीं, वो बात तो हम लोग कोई कह नहीं सकते, वो तो एक बिल्कुल दूसरा मुद्दा है। और वो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। वो जब कबीलाई जिंदगी थी, शुरू हुए थे तो समाज में तो सत्ता, तो वो पूरा मुद्दा, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है बात करने का, और वो कोई नहीं है। लेकिन ये कहानी को डील करने में बहुत सतर्कता बरती है, कोशिश की है। असल में वो प्रेम, इसके अलावा मैं वैसे कह रहा हूं कि जो प्रेम का विषय है उसको हमेशा डील करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब आप उस पर लिखते हैं तो जरा सा कदम चूका तो वो बिल्कुल फुहड़ और अश्लील हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा हमेशा कठिन रहता है, नट की डोरी पर चलने की तरह होता है। तो मैंने तो जीवन भर हर 3-4 कहानी के बाद एक प्रेम कहानी लिखी, टेस्ट करने के लिए कि मैं 17-18 कहानियां होंगी। 22-23 है। 22-23। और वो जो है कि आपके प्रेम की इतनी जमीन, तो जब अगर 22-23 प्रेम कहानी लिखेंगे तो 22-23 जमीन तो तोड़नी पड़ेगी, और 22-23 जमीन भी होंगी, 22-23 रंग भी होंगे। तो ये तो मतलब मैं अपने को परखने के लिए लिखता था कि देखो कहानी लिखना आता है कि नहीं। तो जब मुझे ये लगता था तो मैं कितनी संवेदनशील प्रेम की कितनी गहरी अनुभूति ले सकता हूं, वो भी ले सकता था। उसका सेक्स भी एक हिस्सा होता था। नदी होती लड़की एक अलग कहानी है, उस रात की वर्षा में एक अलग कहानी है, अधेड़ औरत का प्रेम एक दूसरी कहानी है। तो होते हैं, तो ये सब है। लेकिन पाठक अधेड़ की प्रेम करता है, अधेड़ औरत का प्रेम में जाहिर सी बात है उसमें सेक्स की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरह से उस औरत एक अपने प्रेम में है, वो तो एकदम अजीब गरीब सिचुएशन है वो। अब वो देखिए दो कैरेक्टर का एक अलग अलग मोड। नहीं, वो बहुत कठिन है। देखिए हम प्रेम कहानी तो मैं तो चुनौती देता हूं ना, जिसको लगता है वो बहुत अच्छा लेखक है वो प्रेम कहानी तो लिखे। हम कितने लेखकों का नाम बता दूं जिन्होंने जीवन भर प्रेम कहानी नहीं लिखी। मैं उसमें सबसे पहला नाम तो प्रेमचंद का लेता हूं। प्रेमचंद कोई प्रेम कहानी नहीं लिखी। हम अपने साथियों में कितनों को दिखा सकते हैं जिन्होंने प्रेम कहानी नहीं लिखी है। कठिन होता है। हालांकि हिंदी में एक ट्रेंड है प्रेम कहानी लिखने का, हर कई नंबर के रसालों के विशेषांक। नहीं, वो देखिए वो जब हमने लिखना शुरू किया 80 के दशक में, तब प्रेम कहानी लिखना गुनाह था हिंदी में। हाँ, मतलब बड़ी उससे देखा जाता था, एक अजीब सा एक माहौल था, साम्यवादी विचारधारा का बिल्कुल उरूज पर, यथार्थ सब कुछ होता है और संघर्ष और ये वो। तो प्रेम कहानी के लेखक को बहुत मतलब खराब समझा जाता था, ये प्रेम कहानी लिखता है। हमसे पहले बहुत लिखी गई, लेकिन उस समय तक पता नहीं क्यों ऐसा था, हमारे साथी लेखकों में नहीं था। तो मुझे मतलब बहुत समय तक इसीलिए छोड़ा गया कि ये प्रेम कहानी है और लेखक है। और शायद दूसरा लेवल एक लग गया पूंजीपति का भी, पता नहीं क्यों, उद्योगपति का, वो भी एक लग गया। आज अभी परसों ही फोन आया, साहब मैंने आपके बारे में सुना, आप ये हो, मैंने कहा भैया, तो वो भी एक लेवल लग गया। तो दोनों बड़े गुनाह थे कि अगर आपका पैसा है, आप संपन्न लेखक है, तो आप बहुत गड़बड़ मामला है। आप भूखे क्यों नहीं, आप झूला क्यों नहीं लटकाए, आप चप्पल क्यों नहीं पहने फटी, आप लेखक कैसे हो सकते हैं? और प्रेम अगर लिखते हैं तो आप पता नहीं प्रतिक्रियावादी क्या है, फिर मिल जाए कुर्ता पैजामा पहन करके कांग्रेस लीडर हो सकते हैं। नहीं, वो मतलब उस समय एक माहौल था ऐसा, तो वो रहा। तो मैं लिखता था, तो मैं गुस्से में भी लिखी मैंने, ठीक है अच्छा। तो मैंने शुरू की 3 कहानियां मेरी जिनसे मैं स्टैब्लिश हुआ प्रेम कहानी थी, तो वो रहा, फिर मुझे मजा भी आता और मैं अभी भी लिखता हूँ। और
सब करता हूँ, तो उसी तरह से ये है पूरी बातचीत। आपने पहले जिक्र कर दिया आखिरी सवाल का, लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा दूं इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल कि इस कहानी पर आई कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं साझा करना चाहेंगे? कोई बहुत विशेष टिप्पणी किसी ने की हो? वो तो मैंने आपको बताया, जो एक लड़की का मेरे पास आया था कि अगर पिता होता और बेटी होती तो आप क्या करते। लेकिन मैं इधर एक बात देख रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से ये कहानी अचानक बहुत तेजी से ऊपर आई है। हाँ, मैं कई जगह भेज चुका हूँ इसका PDF। अभी पंजाब से मेरे पास एक आया, पाकिस्तान बॉर्डर से, फजिल्का से या शायद फिरोजपुर से, पता नहीं, जो भी पाकिस्तान बॉर्डर हो, उसमें एक महिला का आया था कि मुझे कहानी आप पढ़वाइए, चाहे जैसे पढ़वाइए, मैंने सुना है। तो मैंने उसको भी भेजी थी करके। तो मुझे नहीं पता ये क्यों है, लेकिन इधर कई लोगों को मैंने कहानी भेजी है और ये कहानी अचानक ऊपर आई है, बातचीत इस पर हो रही है। और ये सवाल भी उसी कहानी के क्रम में है। रचना ने भी कहा कि इस पर हम बात करेंगे, लोग चाहते हैं। तो शायद 97 में ये कहानी लिखी गई, तकरीबन 22 साल समय होता है। देखिए, हो सकता है कि चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगता हो। अब हमारे यहाँ जिस तरह से वो क्या कहते हैं, मनोविज्ञान को समझा जा रहा है, हाँ, तमाम चीजों को, इसके हवाले से भी लोगों ने पढ़ने की कोशिश की हो। देखिए, हमारे जो हिंदी के पाठक हमारे दोस्त हैं, जो इसको सुनेंगे या जो हमारे साथ लिख रहे हैं, युवा साथी दोस्त, साहित्य को लेकर अपनी धारणा, अपने विचार, खासतौर से जो आपको सिखाए गए हैं, बदलिए, उस पर सोचिए एक बार, उस पर बहुत गहराई से विचार करिए। और जो हिंदी साहित्य अब तक आपको बताया जा रहा है कि हमारे जैसे लेखक ऐसा है, आप उसको खुद परखिए और पढ़कर देखिए, और थोड़ा सा दुनिया का साहित्य भी रखकर देखिए, और उसके साथ तो खुद आप चीजों को समझने लगेंगे। और बाकी ये संतुष्ट होना बहुत जल्दी, पठनीयता, 400 लोगों ने पढ़ लिया, टिप्पणी दे दी, ये सब लंबी दूर तक साथ देता नहीं है। अगर आप एक वास्तव में अच्छे बड़े लेखक बनना चाहते हैं लंबे समय तक, तो थोड़ा सा नए सवाल, नई चीजें, नई बातें, उसको करना चाहिए। देखिए, अब हमारे पाठक तो, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो धीरे धीरे ढूंढ ढांड कर रास्ता धीरे धीरे शुरू करते हुए जासूसी से निकले, आगे आए। लेकिन थोड़ा समय बदल चुका है, तो ये एक बात जरूर समस्या है। अगर एक बार उससे निकल जाएंगे, देखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो सब चीजें बहुत आसान है। और नए चरित्र, नए लोग, नई चीज बहुत सुख देगा साहित्य की, बहुत बड़ी ताकत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।